देखिए हम लोग रिवाइज कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और साथ में उसके बाद में हम लोगों ने कॉस्ट शीट और मटेरियल किया था। अब हमारा है चैप्टर लेबर। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बेसिक बातों के बारे में बताते हैं हमें। लेबर कंट्रोल में हम लेबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लेबर एक काफी महंगा आज की डेट में और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट का। मटेरियल के बाद सबसे ज्यादा खर्चा हमारा लेबर में होता है अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बात करें, क्योंकि कलेक्टिवली तो ओवरहेड भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मटेरियल से ज्यादा खर्चा हमारा लेबर में हो जाता है। जैसे मटेरियल दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऐसे ही लेबर भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन पर सीधा काम करता है वर्कर, चाहे मशीन पर काम करता है या मैनुअली काम करता है प्रोडक्शन पर, हमें पता चल सकता है कि एक यूनिट बनाने में लेबर का कितना खर्चा आएगा, वो सारा डायरेक्ट लेबर होता है। इनडायरेक्ट लेबर जो सीधा काम नहीं करता है, और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में सैलरी को भी लेबर में बोला जाता है। इट मीन्स जो फैक्ट्री में हमारे हेल्पर है, बाहर गार्ड बैठा है, जो वहां पर क्लीनिंग कर रहा है, वो सारा इनडायरेक्ट लेबर है। ऑफिस के सारे सैलरी इनडायरेक्ट है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सारी सैलरी इनडायरेक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो डायरेक्ट लेबर केवल और केवल फैक्ट्री में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, और जनरली ये 100% वेरिएबल होती है। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इसका पार्ट फिक्स्ड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम वेजेस की पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वेजेस की पेमेंट हम टाइम के बेसिस पर कर सकते हैं, कि जितने समय के लिए लेबर वर्कर हमारे पास आ रहा है, काम कर रहा है, हम उतने समय की उसको पेमेंट कर दें। इस मेथड में फायदा ये होता है कि जहां पर तसल्ली से काम करना होता है वहां पर जल्दबाजी नहीं करता है वर्कर। जैसे कोई साड़ी के ऊपर, कोई कपड़े पर आपका कढ़ाई का काम हो रहा है ना, तो वहां पर तसल्ली से आराम से काम करना, कलाकारी जहाँ इन्वॉल्व होती है, या फिर जहां पर अनअवॉइडेज अनअवॉइडेबल डिस्टरबेंसेस होते हैं कि बार बार वर्कर को बीच में रुकना पड़ेगा। तो अगर हम उसे आउटपुट के बेस पे पेमेंट करेंगे और बार बार बीच में रुकावट आ रही है, तो वो चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट तो आउटपुट बेसिस पर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम उसे फैसिलिटी ना दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वो मशीन चलाता है और काम करता है, हमारे यहाँ जनरेटर नहीं है, लाइट जाने पर मशीन बंद हो जाती है, रोजाना 3-4 घंटा लाइट जाती है, वो खाली बैठा रहता है, तो परेशान हो जाएगा, उसे पेमेंट नहीं मिलेगी। तो टाइम बेसिस वहां पर ज्यादा सुटेबल होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं इसमें, कि वर्कर जो होता है वो चाहता है कि काम ना करे और उसे पेमेंट मिल जाए, और जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम करे वर्कर। तो इसलिए आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, यूनियन होती है, यूनियन बन जाती है वर्कर्स की, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। और बार बार अगर एम्प्लॉयर उसको कहता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम करिए, तो लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है वहां पर टाइम बेसिस से पेमेंट करने पे, कि जो वर्कर है, एक वर्कर बहुत अच्छा है और एक वर्कर नालायक है, पेमेंट दोनों को एक जैसी होती है। तो इसलिए जो नालायक वर्कर है उसे भी उतनी पेमेंट हो रही है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, उसे भी उतनी पेमेंट हो रही है। तो अगली बार से जो अच्छा वर्कर है वो भी नालायक बन जाता है देखकर, कि भैया मुझे तो पेमेंट मिलेगी नहीं, तो मैं क्यों काम करूं। टाइम बेसिस से जब हम पेमेंट करते हैं तो ऑर्डिनरी टाइम रेट हो सकता है कि हमने 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए घंटा डिसाइड कर दिया, जितना काम कर आया वो कर रहा है। हाई टाइम रेट हम डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा वर्कर है या कुछ काम का सिचुएशन ऐसा है कि हम उसका रेट हाई कर सकते हैं, या स्लैब रेट भी हम बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल है। पी ने 90 घंटे काम किया, 0.8 रुपीज पर आवर के हिसाब से पेमेंट है, तो उसकी पेमेंट आ गई। क्यू ने 72 आवर्स काम किया 1 के हिसाब से, तो ऐसे सबकी पेमेंट आ गई। तो ये फॉर्मूला इसका बहुत ही आसान होता है, एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट। तो एक्चुअल टाइम, यहाँ पर एक्चुअल टाइम वर्क नहीं है, एक्चुअल टाइम वो कितना अवेलेबल है हमारे,
जैसे सुबह वो आया 8 बजे, शाम को गया 5 बजे, तो 8 से 5 में जो टाइम, अब उसमें वो लंच भी करेगा, थोड़ा आराम भी करेगा, लेकिन पेमेंट उसको सुबह 8 से शाम 5 बजे। तो एक्चुअल टाइम वर्क अलग होता है और एक्चुअल टाइम पेमेंट अलग होता है। तो हम एक्चुअल टाइम पेमेंट होते हैं इन आउट के टाइम के हिसाब से। एक अच्छा मेथड है पीस रेट सिस्टम, पीस वेज सिस्टम के हिसाब से ये एक अच्छा मेथड है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हम आउटपुट के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो हमें बार बार वर्कर से कहना नहीं पड़ता है कि आप जल्दी जल्दी काम करो, अपने आप काम करेगा जल्दी से, तो अपने आप ही उससे ज्यादा पेमेंट मिलेगी, कम काम करेगा कम पेमेंट मिलेगी, जो वर्कर एफिशिएंट है उन्हें ज्यादा पेमेंट मिलेगी, जो एफिशिएंट नहीं है उन्हें कम पेमेंट करेगी। तो ये अच्छा मेथड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सारी अच्छाइयाँ ही हैं। इसके अंदर समस्या क्या है कि वर्कर ज्यादा पैसा कमाने के लिए जल्दी जल्दी काम करता है, तो हमारी मशीनें खराब करता है, प्रोडक्ट खराब करता है, क्वालिटी खराब करता है, तो हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है क्वालिटी को कंट्रोल करने में, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में चीजें खराब करना शुरू कर दे। यहाँ पर हम आउटपुट को पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे किसी ने 100 यूनिट बनाई, 2 रुपए का रेट है तो 200, 500 यूनिट बनाई 2 रुपए का रेट है तो 1000। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम पीस रेट कैसे डिसाइड करें। पीस रेट डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम ओवर द टाइम पीरियड, नॉर्मली कितना समय लगता है एक पीस बना। मान लिया पूरे दिन में उसने 8 घंटे में 80 यूनिट बनाई, तो हमें पता चल गया 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते ऑन एन एवरेज। उसमें तो टाइम खराब भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, तो स्टैंडर्ड टाइम वही होता है सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद। तो 8 घंटे में 80 यूनिट बन रही है, तो 1 घंटे में 10 यूनिट बन रही है, एक यूनिट 1/10 आवर्स में बन रही है, तो वो 1/10 आवर्स की जो पेमेंट होती है वही हमारा पीस रेट हो जाएगा। तो पीस रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस को हम वेज रेट टाइम बेसिस से मल्टीप्लाई करके एक पीस रेट निकालते हैं और फिर उस पीस रेट को यूज करते हैं। इसमें भी हमारे स्ट्रेट पीस रेट हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, पी ने 6000 यूनिट बनाई है, 2 रुपए का रेट है तो इसे 12,000 रुपए दे देंगे। क्यू ने 5000 यूनिट बनाई है, 2 रुपए का रेट है तो इसे 10,000 रुपए दे देंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी वजह से काम कम हो पाया और फैक्ट्री कुछ दिन बंद रही या किसी दिन लाइट नहीं आई और जनरेटर खराब हो गया और वो काम नहीं कर पाया, तो हम उसे पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है। तो ये एक इस मेथड की समस्या है। इस समस्या को खत्म करने के लिए एक होता है हमारे पास पीस रेट विद मिनिमम गारंटी वेजेस। उसमें क्या रहता है कि हम कम से कम तो उतना उसे देंगे ही देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम 6000 यूनिट बनाने पर पी को 2 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए देंगे, क्यू को 5000 यूनिट बनाने पर 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए देंगे, आर को 2 रुपए के हिसाब से 6000 मिलने चाहिए, लेकिन उसको 6500 मिलेंगे क्योंकि हमने मिनिमम गारंटी दे रखी है कि हम 6500 तो आपको देंगे ही देंगे। 2000 यूनिट बनाने पर एस को भी 4000 मिलने थे, लेकिन हम उसे 6500 रुपए देंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो जाता है कि हम मिनिमम गारंटेड वेजेस डिसाइड कर देते हैं, सो दैट एक वर्कर को एक श्योरिटी हो, गारंटी हो, टेंशन में ना आए कि इतना पैसा तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, काम हो या ना हो। तो ये हमारा था पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना। अब हम अलग से बोनस भी इंसेंटिव दे सकते हैं, बोनस प्लान दे सकते हैं। बोनस देने से क्या होता है, बोनस देने से जो वर्कर है वो मोटिवेट होता है। मोटिवेट करने के लिए, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम उसे एक्स्ट्रा पैसा दें, क्योंकि अगर हम उसे एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो वो अपने आप ही काम करे। तो उसके लिए बोनस एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है। अब बोनस के मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन कोर्स में हमारे कुछ लिमिटेड मेथड है। जैसे बोनस हम टाइम के हिसाब से पेमेंट करने पर देते हैं, तो हाल से मेथड है हमारा। हाल से मेथड कहता है कि आप वर्कर को
बेसिक पेमेंट तो करेंगे टाइम बेसिस से, टाइम बेसिस से बेसिक पेमेंट तो करेंगे ही, जो होता है एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट। साथ ही साथ उसे इंसेंटिव के तौर पर बोनस देंगे। अब बोनस क्यों देंगे? जब वो हमारा फायदा कराएगा। वो हमारा फायदा कब कराएगा? हम हर जॉब के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं कि ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए। इमेजिनरी फिगर लेकर बताता हूं, मान लिया हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया हुआ है 10 घंटा, कि ये काम जो कर रहा है वर्कर ये 10 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन उसने ये काम 8 घंटे में कर दिया। तो हमने बोला था 10 घंटे का काम है, उसने 8 घंटे में कर दिया। इसका मतलब उसने एफिशिएंटली काम किया, जल्दी जल्दी काम किया। तो इस हिसाब से हम अगर स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम लेस कर दे तो हम टाइम सेव्ड निकाल सकते हैं 2 घंटा। तो उसने 2 घंटे का टाइम सेव किया। मान लिया उसका जो टाइम रेट है पर आवर, हम उसको 40 रुपए देते। तो एक तो उसने 8 घंटे काम किया, एक्चुअल टाइम 8 घंटा है और टाइम रेट है 40 रुपए, तो हम इसको 320 रुपए तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा हम उसे बोनस भी देंगे। बोनस हालसे के हिसाब से, हालसे मेथड के हिसाब से बोनस होता है कि हम टाइम सेव्ड के हिसाब से देखें टोटल कितना पैसा उसने बचाया। तो टाइम सेव्ड को हम टाइम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल पता चलता है कि हमने कितना पैसा बचाया और उसका 50% हम इसे बोनस दे देते हैं। इसे दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जो टाइम सेव्ड है इसका 50% हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो टाइम सेव्ड है हमारा 2 घंटा, उसका 50% है 1 घंटा, तो हम 1 घंटा बोनस आवर्स की पेमेंट करें। तो इसको दोनों में से जो आपको लगे ठीक वो आप कर सकते हैं। आंसर तो एक ही आने वाला। जैसे हमने यहाँ देखा कि भैया टाइम सेव्ड है 2 घंटा, टाइम रेट है 40 रुपए, तो 80 रुपए बचाए, 80 में से 50%, 40 रुपए हम उसे दे देते। या हम यहाँ क्या कह सकते हैं, उसने 2 घंटा बचाया, 2 घंटे का 50% मतलब 1 घंटे की उसको पेमेंट कर देते। बात तो एक ही है, दोनों एक ही बात है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 360 रुपीज। तो इसे हम 360 रुपए की पेमेंट करें। अब विदाउट बोनस 320 रुपए की पेमेंट हो रही थी और इंक्लूडिंग बोनस हम उसे 360 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। बोनस की वजह से उसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, तो हम इफेक्टिव रेट पर आवर निकाल सकते हैं। हमने 40 रुपए का रेट डिसाइड किया था, लेकिन बोनस की वजह से उसे 40 से कुछ ज्यादा मिल जाए। तो 360 रुपए को हम 8 घंटे से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट पर आवर का टोटल पेमेंट इंक्लूडिंग बोनस डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो हमें पता चल जाता है कि उसने कितने, एक्चुअल में उसे कितना पेमेंट मिला। तो ये मेरे ख्याल से 45 रुपीज आ रहा है। तो 45 रुपीज के हिसाब से उसको पेमेंट हुई। इन प्लेस ऑफ 40 उसे 45 मिला, तो ये बोनस की वजह से उसे मिला। तो एक और बोनस प्लान है जो चलता है काफी, वो है हालसे के बाद रोवन। रोवन मेथड में ये कहा जाता है कि बेसिक पेमेंट तो आप एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट करेंगे, जैसे हम हालसे में करते हैं। टाइम बेसिस से पेमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, प्लस बोनस देंगे एज पर रोवन। अब बोनस एज पर रोवन देंगे, इसे लिखा हुआ तो अलग तरीके से है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कैसे कि हम टाइम सेव्ड हालसे में 50% का बोनस देते हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 50% करते हैं हालसे में। या 50% की जगह यहाँ क्या होता है, एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, ये होता है। तो ये हम समझने के लिए है, अदरवाइज इसको जो बोनस का फॉर्मूला है हर जगह अलग तरीके से दिया होता है, लेकिन होता यही है। तो इसी इमेजिनरी जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे यहीं पर करें, तो इसने 8 घंटे काम किया, 40 रुपए के हिसाब से 320 रुपए तो इसके बेसिक हो गए।
प्लस इसने जो टाइम सेव किया 2 घंटे का टाइम सेव किया 40 रुपए के हिसाब से, एक्चुअल टाइम 8 घंटा और स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा। तो हम देखेंगे तो ये एक्चुअल में 80% बोनस मिल रहा है इन प्लेस ऑफ 50%। तो ये हम ऐसा समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, और टोटल पेमेंट 384। तो इफेक्टिव पेमेंट जो हो रही है, इफेक्टिव रेट आ रही है पर आवर 384 डिवाइड बाय 8, 48। तो यहाँ 48 रुपए घंटा मिल रहा है, 40 की बजाय 8 रुपए इसे बोनस के मिल रहे हैं। तो ये हालसे और रोवन प्लान है जो काफी चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो हालसे और रोवन हमारे दो मेथड हैं जो काफी ज्यादा यूज में आते। अब हम हालसे रोवन को करने के बाद इनके क्वेश्चंस हैं काफी प्रैक्टिस करने के लिए। हालसे रोवन पर मैंने काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुछ मेथड हैं जो कोर्स में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो आपके कोर्स में हैं। तो एमर्सन आपके कोर्स में है क्या? नहीं है, लेकिन अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके कोर्स में नहीं है, वैसे सीए इंटरमीडिएट में ये अब नहीं है, वरना इसमें हम एफिशिएंसी के बेस पर बोनस देते हैं। तो एफिशिएंसी लेस देन 66.67% है तो नील, 66.67% है तो उसके स्लैब रेट चलता है। 100% पर बोनस 20% हो जाता है, और अबव 100% पर बोनस जो होता है 20% तो ऑलरेडी है, प्लस जितनी एफिशिएंसी है 100 से ऊपर वो भी ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एफिशिएंसी 112% है तो आपको जो बोनस मिलने वाला 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एफिशिएंसी 112 है, 100 से ऊपर 12% हो रहा है तो 32% का बोनस मिलेगा। जैसे हाल से में 50% होता है, यहाँ ऐसी सिचुएशन में 32 आया। अलग अलग एफिशिएंसी पर यहाँ पर अलग अलग बोनस रेट आता है। एफिशिएंसी निकालना जो बहुत बताना जरूरी है, आपकी एमर्सन कोर्स में है या नहीं, लेकिन एफिशिएंसी हमें जगह जगह पता लगानी पड़ती है। तो एफिशिएंसी हमें निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये मैं कैसे याद रखता हूँ वैसे आपको याद दिला देता हूँ। टाइम के बेस पर भी एफिशिएंसी निकाली जा सकती है और आउटपुट के बेस पर भी। तो एफिशिएंट वर्कर ज्यादा कब होगा, मोर एफिशिएंट कब होगा, जब आउटपुट ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होगी तो 100% से ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसीलिए एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इन 200। और एफिशिएंट ज्यादा कब होगा, जब वो टाइम कम लेगा, तो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा होगा तो एफिशिएंट है, और ज्यादा वाली वैल्यू को ऊपर रखने भी 100% से ज्यादा आएगा, तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100। इनमें से कोई भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम आंसर आता है एफिशिएंसी निकालने के लिए। ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह कई बार हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ सकता है। ऐसे ही हमारा एक गैंट बोनस प्लान है, वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा बात समझाने की नहीं है। बीडॉक्स पॉइंट है, यहाँ एक तरीके से हम मानिए 75% है हाल से में, जहाँ 50% होता है। अब पीस रेट के हिसाब से भी हम बोनस देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास टेलर और मेरिक का प्लान होता है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी के बेस पर है, हम दो रेट निकाल लेते हैं, तो वो दो रेट हम लगा देते हैं मेरिक में, और 3 रेट है, टेलर में 2 रेट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी हम टाइम बेसिस की जगह ये पीस रेट के हिसाब से लगाते हैं। हमारे पास ग्रुप बोनस भी होता है। ग्रुप बोनस में क्या रहता है कि हम लोग वर्कर को ग्रुप के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो इन केस ग्रुप बोनस है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है। जैसे सपोज एक ग्रुप है, यही है क्वेश्चन 28, यहाँ पर हमारे पास 4 वर्कर काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है उनको बेसिक पेमेंट कितनी हो रही है, PQRS। ये आपके कोर्स में है या नहीं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, तो आप इसे तो जरूर देख सकते हैं, इसलिए मैं करा भी रहा हूं। तो क्या होता है, मान लिया ग्रुप है हमारा,
और ग्रुप में 4 लोग हैं। तो अगर मान लिया ग्रुप में काम नहीं करते तो इन्हें कितनी पेमेंट मिलती? पी को 90 आवर्स में 80 पैसा के हिसाब से 72 रुपीज, क्यू को 72 आवर्स में 1 रुपी के हिसाब से 72, आर को 80 आवर्स में 1.2 के हिसाब से 96 और एस को 100 आवर्स में 0.8 के हिसाब से 80। तो इनको टोटल जो पेमेंट मिलती 320 रुपए, 320 रुपीज की पेमेंट मिलती। अब इन्होंने आउटपुट किया 16,000 यूनिट्स, आउटपुट किया 16,000 यूनिट्स और हम पेमेंट करते हैं 100 यूनिट का 5 रुपए, मतलब 5 पैसा। तो इसका मतलब 800 रुपए इनको पेमेंट मिलेगी। अब पेमेंट मिलनी थी इनको 320, लेकिन मिल रही है 800, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो बोनस है। तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी आ सकता है क्योंकि ये कॉमन सेंस लगाना है। तो बोनस हमारा और टोटल पेमेंट, तो बोनस हमारा और टोटल पेमेंट हो गई, टोटल पेमेंट 800, तो बोनस हो गया 480 रुपए। अब क्या करें, बहुत सिंपल है, बोनस भी इसी रेशो में, टोटल पेमेंट भी इसी रेशो, कितना इजी है। तो 480 को इस रेशो में बांट दीजिए, 72, 96, 80, तो बोनस आ जाएगा। टोटल पेमेंट को भी इसी रेशो में बांट दीजिए या टोटल बोनस ऐड कर दीजिए, बेसिक में आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो 480 डिवाइड बाय 320 इंटू 72, तो ये 108, 108, 144 एंड 120 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम बोनस दे सकते हैं वर्कर को, ये हमारा केवल उनके बेसिक वेजेस के रेशो में बोनस होता है। और भी बहुत सारे बोनस के प्लान हो सकते हैं, जो इंटरमीडिएट में तो हटा दिया था सबका सब। अब हम दूसरा जो पार्ट है वो करते हैं कि लेबर के अंदर कंपोजिशन क्या होती है, क्या क्या आता है लेबर के अंदर। और इसमें हम दो बातें सीखते हैं कि जो कैश कितना देना है एंड हमारी वेजेस कॉस्ट कितनी। देखिए, अब मान लिया हमारी वर्कर है, उसकी वेजेस 8,000 है, लेकिन उसमें पीएफ का पैसा 400 रुपया और ईएसआई का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा मान लिया 200 रुपया कट रहा है। तो हमें उसको जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, 7,400 रुपीज। तो ये हमें उसे पेमेंट करना है, मतलब हमें कैश कितना रिक्वायर्ड है ये हमें पता चल रहा है। कैश रिक्वायर्ड इज 7,400। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वेजेस उसकी 8,000 है। ये जो पैसा काटा ये हम अपनी जेब में नहीं डालेंगे, ये तो गवर्नमेंट को देंगे। और गवर्नमेंट को पीएफ और ईएसआई का, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन भी होगा। और हम कम से कम इतना जमा करेंगे, तो मतलब पीएफ में 400 काटे तो जमा करेंगे 800 रुपए गवर्नमेंट के, 400 रुपए अपनी जेब से भी डालेंगे, तो हमारी कॉस्ट में आएगा। तो हम इसमें ऐड करते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का। और ये कौन सा था, ये था एम्प्लॉय का, जो काट दिया। और ये एम्प्लॉयर का है जो हमारी कॉस्ट में आ जाएगा, एम्प्लॉयर का ईएसआई और पीएफ का पैसा। तो हमारी जो कॉस्ट है वो बैठ रही है 8,600 रुपए। क्यों, गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, तो अगर हम देखें गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, तो पीएफ का पैसा 400, 400, 800 रुपए पीएफ के जमा कराएंगे गवर्नमेंट या जो भी फंड है उसमें, और ईएसआई का 400 रुपया जमा होगा। इसलिए कॉस्ट अलग है, कॉस्ट है 8,600, बट कैश रिक्वायर्ड है 7,400। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है, कैश रिक्वायर्ड कितना है और कॉस्ट कितना। तो ये कंपोजिशन है, इसमें हमारा बेसिक वेजेस भी आता है, बोनस कमीशन भी आता है, अलाउंसेस भी आता है, सारी चीजें आ जाती है। और जो डिडक्शंस है वो कट हो जाता है। पीएफ और ईएसआई का पैसा तो जनरली डिडक्ट होता ही है, इसके अलावा हमने उसको कोई
और फैसिलिटी दी है उसके बदले में थोड़ा या ज्यादा काट चाह रहे हैं तो वो भी माइनस हो जाता है। जैसे हमने उसे रहने के लिए घर दे दिया, 5,000 वाला घर 2,000 रुपये महीने में, तो 2,000 सैलरी से कट जाएगा, तो वो कैश रिक्वायर्ड में माइनस हो जाएगा, बट कॉस्ट में माइनस नहीं होगा, ना वो ऐड में होगा, क्योंकि हमने उसे 2,000 रुपये उसके बस काटे उससे जो फैसिलिटी दी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें निकालना होता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है या कैश रिक्वायर्ड कितना है, ऐसा हमें कई बार क्वेश्चन में निकालना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा लेबर टर्नओवर आता है, कि हमारी लेबर कितने तरीके से बदलती है, चेंज हो जाती है। तो लेबर आती है, जाती है, नए वर्कर आते हैं, पुराने छोड़कर जाते हैं, तो इससे हमारा बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो नए वर्कर आते हैं वो ज्यादातर हमारे बिजनेस के हिसाब से वो ट्रेंड वर्कर नहीं होते, तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उस दौरान वो बहुत सारा हमारा ट्रेनिंग में खर्चा होता है और उनका आउटपुट बहुत कम होता है, तो समय भी खराब होता है और चीजें भी खराब होती हैं, उतनी अच्छी तरीके से बनाते नहीं हैं, ज्यादा समय लेते हैं, ट्रेनिंग पे हमारा खर्चा आता है। अगर वर्कर चला गया तो हमें रिक्रूटमेंट में काफी खर्चा आएगा, इंटरव्यू होगा, हमें अपने वर्कर को ढूंढना पड़ेगा, और ओवर द इयर्स जो हमारे वर्कर हैं हमने उनमें काफी इन्वेस्टमेंट किया होता है, वो छोड़कर चले जाते हैं, तो हमें काफी लॉस हो जाता है। तो लेबर टर्नओवर की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ, ये पता लगाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। वन इज सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का मतलब क्या होता है? सेपरेशन मेथड का मतलब होता है कि कितने वर्कर हमारे छोड़कर चले गए हैं। तो जितने वर्कर हमारे छोड़कर चले गए हैं या हमने उन्हें हटा दिया, वो दोनों ही आ जाते हैं। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। एवरेज वर्कर होते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर 5 वर्कर छोड़कर चले गए और 20 वर्कर को हमने निकाल दिया, तो टोटल जो सेपरेट हुए हैं वो 25 वर्कर सेपरेट हुए हैं। ओपनिंग थे हमारे वर्कर 500 और क्लोजिंग थे 600, तो एवरेज वर्कर हो गए 550। फॉर्मूला लगा दिया। ये सारी की सारी कहानी हमें 1 महीने की दी हुई है, तो 1 महीने में हमारा 4.55% टर्नओवर रेट है, तो एनुअली निकालने के लिए हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल का भी बता देंगे कि एनुअल क्या है। दूसरा मेथड होता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पुराने जो जॉब छोड़कर गए हैं उनकी जगह जो नए आए हैं उनको हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज वर्कर इंटू 100। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखें 45, यहाँ पर हमारे 75 वर्कर नए आए हैं, जिसमें से 10 वर्कर ऐसे हैं जो पुरानी जॉब के बदले में आए। इट मीन्स रिप्लेसमेंट तो केवल 10 है, तो 10 अपॉन एवरेज वर्कर इंटू 100, तो 1.82% पर मंथ या 21.82% पर एनम हमारे वर्कर आए हैं जो रिप्लेस्ड हुए। अब जो वर्कर गए और आए मिलाकर हमारे टोटल चेंजेस है, तो ये टोटल चेंजेस हम निकालते हैं फ्लक्स मेथड से। फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एवरेज डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100 करते हैं। तो नंबर ऑफ सेपरेशन है 25, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है 10, तो ये 6.36% मतलब 76.36% आ जाता है। ये हमारा सेपरेशन और रिप्लेसमेंट दोनों मेथड को ऐड कर दिया जाए तो वो आता है। अब इसी में फ्लक्स में एक न्यू ज्वाइनिंग या एक्सपेंशन वाला भी होता है कि अगर कोई नए वर्कर ज्वाइन हुए हैं नए काम के लिए, आप उन्हें भी ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन में 75 नए वर्कर आए थे जिसमें से ओनली 10 थे जो रिप्लेस हो रहे थे। जो 65 हमारे वर्कर थे, जो 65 वर्कर थे रिप्लेसमेंट नहीं थे, एक्सपेंशन थे, उन्हें हमने नहीं लिया था अभी जो फॉर्मूला हमने किया इसमें। लेकिन अगर हम उसे भी करें, क्वेश्चन में बोला जाए तो ही आप ऐसा करिएगा, अगर हम उसे भी ले लेते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आ जाए, उसमें हम एक्सपेंशन को भी ऐड कर दें। ठीक है, और इसके अलावा लेबर टर्नओवर से कितना नुकसान हुआ हम ये निकालते हैं। तो ये हमारा एक लेबर का चैप्टर था, छोटा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर मेनली हमारा इंसेंटिव प्लान्स हाल से रोवन है और कंपोजिशन ऑफ लेबर है कि उसमें हमारा कैश कॉस्ट कितना है और वेजेस के लिए कैश कितना चाहिए और कॉस्ट क्या है, और लेबर टर्नओवर है कि हमारे पास
लेबर जो टर्नओवर होती है उसके क्या क्या रीजन होते हैं और क्या हमारी कॉस्ट है।